गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 7 मार्च 2024 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री पेपर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वो यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा और उसके साथ में आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे तो आप कंटिन्यू रखिएगा। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास विलयन का, उसमें से क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। परिभाषा की अगर हम बात करें तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभास, ये 3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी परिभाषा जब आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो साथ में इनके फॉर्मूलेज भी लिखेंगे। जैसे मोलरता का फॉर्मूला आप लिखोगे WB आयतन इंटू 1000, अगर हमारा आयतन ml में है। ऐसे ही मोललता के लिए स्मॉल m, साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि जब आप मोलरता की परिभाषा लिखकर उसका फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो कैपिटल M से दिखाना है मोलरता को। आपने स्मॉल m से मोलरता दिखा दिया जैसे कि जल्दी जल्दी में हो जाता है एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मोलरता को कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से। ये भी सेम होता है WB अपॉन MB, WA अगर ग्राम में है विलायक का भार इंटू 1000। ऐसे ही मोल प्रभास, इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, इसका सिंबल जो होता है वो लिखेंगे। जैसे मोल प्रभास मुझे विलय का बताना है तो विलय के मोल्स ऊपर और विलय और विलायक के मोल्स नीचे। कहने का मतलब यह है कि जब आप परिभाषा लिखेंगे तो साथ में उनके फॉर्मूलेज लिखने हैं और उनका जो साइन है, करेक्ट साइन, वो आपको बनाना है। ये 3 परिभाषा हो गई। उसके बाद में हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम, इसकी उपयोगिता, कहाँ कहाँ इसको हम प्रयोग में लाते हैं। साथ में ये क्वेश्चन फिश का या मछली का, कि जो फिश होती है, जो मछली होती है वो गर्म पानी में, ठीक है, गर्म पानी में या फिर ठंडे पानी में, कहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो इसका आप आंसर आपको पता है कि हेनरी का जो नियम है उसमें फॉर्मूला हमारे पास बच्चे होता है P इज इक्वल टू KHX। तो हम यहाँ से X गैस का अगर मोल प्रभास निकालेंगे तो P अपॉन KH हो जाता है। तो हम एग्जाम में ये जो फिश वाला क्वेश्चन है, जो मछली वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझाएंगे कि गर्मी में तापमान अधिक होता है और तापमान पे आपका हेनरी का स्थिरांक KH निर्भर करता है। गर्मी में या गर्म पानी में तापमान ज़्यादा होगा तो KH का मान ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो गैस का मोल प्रभास है वो कम होगा। मतलब पानी के अंदर गैस कम घुली हुई होगी। क्यों? तापमान ज़्यादा है, KH का मान ज़्यादा है, क्योंकि KH का मान तापमान पर निर्भर करता है। तो तापमान ज़्यादा होने से KH ज़्यादा होगा तो X आपका मोल प्रभास कम होगा गैस का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसके ज़्यादा होने से कम होगा। मतलब मछली को या कोई भी एक्वेटिक एनिमल, कोई भी पानी में रहने वाले जो भी जीव हैं, उनको कम ऑक्सीजन मिलेगी तो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। उन्हें ज़्यादा अच्छा कब लगेगा? ठंडे पानी में। क्यों? ठंडे पानी में तापमान कम होगा पानी का, KH का मान कम होगा। KH का मान बच्चे कम होगा, हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा, तो गैस उसमें ज़्यादा घुली हुई होगी, क्योंकि हेनरी का नियम ही गैस के लिए होता है। और गैस अगर ज़्यादा घुली है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा पानी में घुली है, तो पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एक क्वेश्चन आपके बच्चे ये आ सकता है, 2 गैसेज हैं A और B, A का KH का मान दे रखा होगा, B का KH का मान, ये लिख देंगे आपसे कि A का KH का मान अधिक है B से। तो बताओ कौन सी गैस ज़्यादा घुली हुई है? एक गैस है A, एक गैस है B, दोनों का KH बता दिया कि KH A का KH B से ज़्यादा है। तो कौन सी गैस ज़्यादा घुली हुई होगी पानी में? जिसका KH का मान कम होगा वो गैस अधिक घुलती है। ठीक है, अभी हमने देखा ना KH कम तो गैस की घुलनशीलता ज़्यादा होगी। तो आप आराम से बता दोगे कि क्योंकि A का KH का मान अधिक है तो ये कम घुलेगी और B का KH का मान कम है, ये ज़्यादा घुलेगी।
उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे, आपसे ये कह देंगे कि दो गैसेज है ए और बी, ए ज़्यादा घुली हुई है बी से पानी के अंदर, तो बताओ किसके लिए KH का मान अधिक है। तो जो ज़्यादा घुली हुई है उसका KH का मान कम हो जाएगा, जो कम घुली हुई है उसका KH का मान अधिक हो जाएगा। मतलब हेनरी का नियम आपको बहुत सही से कर लेना है। नियम को परिभाषित करने के बाद फॉर्मूला लिखोगे आप जरूर, P = KHX, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में इसी चैप्टर में हमारे पास जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम आप समझाओगे कि राउल्ट का नियम है क्या, तो वो भी हेनरी के नियम जैसा ही है, ठीक है। बस हेनरी का नियम किस पे काम करता है, गैस को जब हम किसी द्रव्य में घोलते हैं, और राउल्ट का नियम कब काम करता है, जब दोनों ही गैस हों, सॉरी दोनों ही द्रव्य हों। दो द्रव्य को जब आप घोलोगे तो राउल्ट का नियम, गैस को द्रव्य में घोलोगे हेनरी का नियम। उसके बाद में आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वो विलयन होती है जो राउल्ट के नियम को मानती है। उसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग का मान कितना होता है बच्चे, 0। डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी कितना होता है उसका, 0, ठीक है। तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे। ये सब थ्योरी का टॉपिक है जो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और राउल्ट के नियम में एक फॉर्मूला ये निकल कर आता है आखिरी में, P टोटल, मतलब जो भी विलयन प्राप्त हुआ है दो द्रव्य को मिलाने के बाद, उसका जो टोटल, जो कुल उसका दाब होगा वो किसके बराबर होता है, P0 A XA प्लस P0 B XB। इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल आने के चांस है, ठीक है। और नहीं तो फॉर्मूला जब भी आप समझाओगे, राउल्ट का नियम समझाओगे, तब भी आप ये लिखोगे आखिर में, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी आदर्श गैस का किसी आदर्श विलयन का जो कुल दाब होता है वो P0 A XA प्लस P0 B XB के बराबर होता है। ये तो कुछ थ्योरी के टॉपिक हो गए आपके। उसके बाद हाँ, राउल्ट के नियम, जब आदर्श विलयन के बाद हमें पता है कि जो आदर्श विलयन नहीं होते हैं वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करते हैं और ऋणात्मक विचलन। तो इनके भी आप एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इनके डायग्राम्स बना लेना। अब हम कुछ बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से एक वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन आने का चांस है बच्चे, वेंट ऑफ फैक्टर। तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवा रहा हूँ वेंट ऑफ फैक्टर के। क्या क्वेश्चन आ सकता है आपसे बच्चे, कह दिया कि K4 FeCN होल 6, ठीक है। K4 FeCN का होल 6 है, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का मान बताओ, ठीक है। और आपसे बताया जाएगा कि ये वियोजित कितना हो रहा है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर तभी काम करता है जब आपका जो विलय है विलायक में जाने के बाद या तो वियोजित हो या संयोजित हो। तो आपको बताया जाएगा कि अब ये संयोजित होने वाला है ही नहीं, ये एक आयनिक कंपाउंड है तो वियोजित ही होगा पानी में। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम I से दिखाते हैं, इसका मान बताओ। हम बता ही नहीं सकते जब तक हमें ये ना बताया जाए कि ये कितना प्रतिशत वियोजित हो रहा है। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये 100%, ये दे दिया पूर्ण वियोजित हो रहा है, पूर्ण वियोजित। अब पूर्ण वियोजित से आप क्या समझोगे, ठीक है, प्रतिशत कितना मान लोगे। देखो पूर्ण वियोजित का मतलब ये बच्चे 100%, मतलब अल्फा इसका 100% हो जाए। अल्फा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्फा की मदद से ही आई निकलता है, और अल्फा ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। पूर्ण वियोजित मतलब अल्फा 100%। फॉर्मूला क्या होता है देखिए आई निकालने का, अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है वियोजन जब होता है तो I-1 N-1। ये फॉर्मूला अल्फा निकालने का है कब, जब वियोजन होगा। जो भी विलय है विलायक में जाने के बाद वो वियोजित होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। और एक फॉर्मूला होता है बच्चे अल्फा I-1 1/n-1, जब संयोजन होगा, जो आपके विलय हैं वो जुड़ जाएंगे विलायक में जाने के बाद, मतलब दो विलय जुड़कर एक बन जाएंगे तो उसे हम संयोजन कहते हैं। और एक विलय जब टूटने लगेगा तो वियोजन हो रहा है, तो वियोजन में ये फॉर्मूला, संयोजन में ये। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये किसका है, वियोजन का। अल्फा कितना बता दिया बच्चे आपको, 100%, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से समझना। अल्फा बराबर, तो अल्फा का मान मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ कितना, 100%। और 100% का मतलब बच्चे 1 होता है। कैसे, 100 और परसेंट हटाओगे तो नीचे भी 100। तो जब पूर्ण वियोजन होगा
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्फा 100% लेना है या फिर अल्फा 1 लेना है। 100% का मतलब 1 है, ठीक है ना। तो मैं अल्फा की जगह 1 लिखता हूँ और आई मुझे निकालना है -1। अब n, सारी बात इस पे आके अटकेगी और इसी में आप एग्जाम में कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो n कैसे निकालना है बच्चे, वो अब आपको समझना है। ये एक संकुल यौगिक है, हमारा आखिरी चैप्टर है फर्स्ट वॉल्यूम का। तो जब इसको आप पानी में डालोगे तो आपको पता है कि जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो अलग हो जाएगी और उसके पहले वाला अलग होगा। 4 पोटेशियम अलग होंगे और ये पूरा अलग हो जाएगा। टोटल आयन कितने प्राप्त होंगे, 5। कैसे, अलग से देख लेते हैं इसको। जब ये वियोजित होगा मतलब ये कितने आयन में टूटेगा, ये K4 FeCN6। 4 पोटेशियम आपके अलग हो जाएंगे प्लस ये पूरा का पूरा आपका FeCN6 4 माइनस चार्ज अलग हो जाएगा। टोटल आयन कितने मिले, ये पूरा एक आयन है, ये 4 आयन, तो n का मान बच्चे आ गया आपका 5। तो आपने n के मान कितना रख दिया, 5 -1। 5 -1 4, 4 किससे गुणा करेंगे 4, i -1। तो आपको देखिए i कितना आ गया, 1 माइनस का इधर आके इसके साथ जुड़ जाएगा 5। कितना आया 5। आप देख सकते हो कि जो n का मान था वही वेंट ऑफ फैक्टर का मान है, तब जब पूर्ण वियोजन है, ठीक है, तब आया 5 आपका जितना n था। तो इस तरीके से करना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन पेपर में दे दिया कि आपका पूर्ण वियोजन नहीं हो रहा है, 70% वियोजित हुआ है, कितना 70% वियोजन हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, सब कुछ सेम, आयन तो आपके 5 ही रहेंगे। अल्फा आप बच्चे 0.7 लोगे, ध्यान से देखो कैसे, 70% का मतलब 70/100 और 70 को 100 से भाग करोगे 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिशत कितना भी दे रखा होगा बस उसे आप अपने आप नंबर में कर लो। तो अल्फा की जगह हमने कितना रख दिया 0.7, i -1 5 -1, ठीक है। तो 5 -1 4 हो जाएगा, 4 की 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे 2.8 आएगा, i -1, अब i कितना आ गया 3.8, ठीक है ना, सही करा है ना। 5 -1 4, 4 7 जा 28, 2.8, हाँ 3.8। तो आप देखो जब पूर्ण वियोजन हुआ i 5 आया, जब 70% वियोजन हुआ 3.8। तो इस तरीके का बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आने का चांस है, वरना किसी न्यूमेरिकल में आपको जहां पे आपको अल्फा निकालना होगा। ऐसी एक संयोजन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे दे दिया आपको एसिटिक अम्ल, जो कि क्या होता है एसिटिक एसिड CH3COH, या बेंजोइक अम्ल का दे देंगे C6H5COH। ये दे दिया आपको कि जब हमने इसको जल में डाला, नहीं जल में तो ये वियोजित ही होंगे, जब हमने मान लीजिए एसिटिक अम्ल को या बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में डाला, किसमें बेंजीन में, तो ये संयोजित हुए और संयोजन का आपको प्रतिशत दे रखा है मान लीजिए 50%, और आपसे कहा जा रहा है आप आई निकालो एसिटिक अम्ल का भी, इसी का दोनों का सेम ही होगा, चाहे इसका या इसका, बताता हूँ अभी कैसे। तो अब आपको पता है कि ये संयोजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा होगा संयोजन, तब आप अल्फा कैसे निकालोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे i -1 अल्फा, i -1 1/n, नीचे 1 लिखना है क्योंकि संयोजन का क्वेश्चन है। अल्फा कितना हो जाएगा बच्चे 50% का मतलब 0.5, i -1 1/n। अब देखो n कैसे पता चलेगा, हाँ तो n के लिए आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये संयोजन जब कर रहा है तो ये डायमर बना रहा है, डायमर के लिए भी हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा, मतलब डायमर का मतलब होता है 2 अणु मिलके एक बन रहे हैं, ये वर्ड लिखा होगा डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर, ठीक है ना, द्वितीय तृतीय करके, तो उससे आप समझ जाओगे n का मान, क्वेश्चन में संयोजन वाले में n का मान क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए द्वितीय करके लिखा है तो n का मान बच्चे 2 हो जाएगा, फिर -1, अब आप आराम से सॉल्व कर लोगे कैसे, 0.5 इधर सॉल्व कर लेता हूँ, 0.5 i -1 1/2 मतलब 0.5 -1, तो जब आप सॉल्व करोगे i -1 0.5 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस का 0.5 बचेगा, गुणा कर लो इधर लाके 0.5 की 0.5 से, तो कितना आ जाएगा 0.25 i -1, तो i कितना आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, नहीं
कुछ गलत हो रहा, हाँ यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो आई कितना आ जाएगा आपका, ये 1 इधर आएगा, 1 माइनस 0.25 तो आई का मान कितना आ गया 0.75। ध्यान रखना संयोजन के क्वेश्चन में कभी भी आई का मान 1 से अधिक आ ही नहीं सकता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी विलय का संयोजन हो रहा है तो आई का मान कितना होगा, तो आंसर आप ये नहीं बताओगे कि कितना होगा अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है, बस आपको इतना याद रखना है कि 1 से कितना होगा, कम होगा, और वियोजन में हमेशा 1 से अधिक होगा। तो आप कर रहे हो, मान लो किसी क्वेश्चन को, संयोजन का क्वेश्चन है और आपका आई का मान 1 से अधिक आ रहा है, आप समझ लो गलत कर रहे हो। देखो दोबारा से कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ऐसी वियोजन का कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है और वहां पे आपका आई का मान 1 से कम आ रहा है, फिर कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप लोग ट्राई करोगे अपने आप, जिसमें आपको आई निकालना होगा। एक तो आप करोगे बच्चे K2SO4 के लिए, पोटेशियम सल्फेट के लिए आई का मान निकालना है, और अल्फा मतलब वियोजन हो रहा है, ये वियोजन ही होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, पानी में डालेंगे तो, बाकी लिख देता हूं मैं, वियोजन का है ये। और अल्फा का मान यहाँ पे आपका 90% है, ठीक है, आपको आई निकालना है। दूसरा क्वेश्चन एसिटिक अम्ल, इसके लिए भी आपको आई का मान निकालना है, ठीक है, इसका वियोजन ही हो रहा है, ये संयोजन का नहीं, वियोजन का भी आ सकता है एसिटिक अम्ल का, और इसके लिए अल्फा का मान आप ले लेते हैं 60%, ठीक है, तो इसके ये भी वियोजन का है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, NaCl का पूर्ण वियोजित हो रहा है ये, ठीक है, पूर्ण वियोजन, तो आपको इसका आई का मान बताना है। ये 3 क्वेश्चंस आपको करके इसका आंसर बताना है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं इस चैप्टर में और क्या हो सकता है हमारे पास। एक एजियोट्रॉप की डेफिनेशन है, एजियोट्रॉप। बाकी तो आपको पता ही है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिनका न्यूमेरिकल बोर्ड में 3 नंबर का जरूर आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु संख्या गुण धर्म, ठीक है ना। 4 है हमारे पास। पहला ये वाला फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 WB अपॉन MB WA इंटू MA। ये फॉर्मूला आपका क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये एक अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा जरूर कर लेना। किसी भी विलयन की वो प्रॉपर्टीज जो किस पे निर्भर करती हैं, विलय के मोलों की संख्या पे या विलय के अणुओं की संख्या पे, मतलब जो विलय के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पे निर्भर करती हैं, बस वही क्या कहलाती हैं, अणु संख्या गुणधर्म। मतलब उनका नंबर बदलेगा, विलय के अणुओं का नंबर अगर बढ़ेगा तो ये अणु संख्या गुणधर्म बढ़ेंगे, अगर उनका नंबर कम होगा तो ये कम हो जाएंगे। तो ये परिभाषा याद कर लेना। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे 3 फॉर्मूले हमारे पास और हैं, उसे भी लिख देता हूं मैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस हम काफी कर चुके हैं। पहले भी मैं जनरल बता दूं, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। WB अपॉन, यह आपका तत्वांक में उन्नयन है, ठीक है, WB अपॉन MB WA इंटू 1000। और ऐसे ही आपका हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इक्वल टू KF WB अपॉन MB WA इंटू 1000, ठीक है। इनकी भी परिभाषा पूछी जा सकती है, KB की और KF की। ये स्थिरांक होते हैं, इनकी परिभाषा सिंपल है। अगर मोलरता किसी विलयन की 1 है तो KB किसके बराबर होगा, डेल्टा TB के, और KF किसके बराबर होगा, डेल्टा TF के। तो डेफिनेशन याद कर लेना आप लोग। और चौथा फॉर्मूला जो इसमें है वह है आपका बच्चे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसे हम पाई से दिखाते हैं। ऑस्मोटिक मतलब परासरण दाब, परासरण दाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई V WB अपॉन MB RT, ठीक है। यहाँ से एक 2-3 डेफिनेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका परासरण दाब समान होगा। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है ए, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब है पाई ए और दूसरे वाले का पाई बी। तो ए विलयन और बी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहलाएंगे? जब दोनों का परासरण दाब समान है, मतलब पाई ए किसके बराबर है? पाई बी के। तो परासरण दाब की परिभाषा, ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा। फिर परासरण दाब से एक और होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, अब इसकी हिंदी याद नहीं आ रही पर देख लीजिएगा आप लोग। मतलब जब हमारा जो लगाया हुआ दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है तो जो आपका परासरण है वो उल्टी दिशा में होने लगता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही सारे फॉर्मूले बदल जाते हैं कब? जब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर का। तो दाहिनी साइड में हर जगह वेंट ऑफ फैक्टर लग जाएगा। अब हमारा न्यूमेरिकल वेंट ऑफ फैक्टर का है या नहीं है, ये क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। संयोजन या वियोजन जरूर लिखा होगा। तो अगर संयोजन वियोजन लिखा हुआ आ रहा है तो आप आई लगाते हुए चलो दाहिनी साइड में, और संयोजन और वियोजन का नहीं है तो आप आई ना लगाओ और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए आपके किसके? विलयन चैप्टर के। हाँ, विलयन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल छोटा सा मैं समझा रहा हूँ जहाँ पे आप लोग और कंफ्यूज हो सकते हो। जैसा मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास 5% हमारे पास शर्करा का विलयन है, ठीक है। यहाँ पे मेन आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो 5% शर्करा का जलीय विलयन है, मतलब जल में विलयन है, ठीक है। और आपसे कह दिया कि इसके लिए KF का मान है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और आपसे कहा जा रहा है कि जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन बताना है, ठीक है। मतलब हमें डेल्टा TF बताना है बच्चे। तो चलो डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको पता है कि डेल्टा TF बराबर KF WB MB WA इंटू 1000। ये आपने फॉर्मूला बच्चे लगा लिया। अब दिक्कत ये है कि आप WB जो विलय का भार होता है वो कैसे निकालोगे? विलायक का भार कैसे निकालोगे? हमें तो सिर्फ प्रतिशत दिया हुआ है, बहुत आसान है। जो प्रतिशत होता है, शर्करा यहाँ पे विलय है और जल यहाँ पे विलायक है, तो जो प्रतिशत होता है वही भार बन जाता है। मतलब WB बच्चे कितना हो जाएगा? 5 ग्राम, और WA कितना हो जाएगा? 95 ग्राम। कैसे? पूरा विलयन 100 ही हो सकता है, प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100 ही हो सकती है। तो पूरे विलयन का भार हम मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में 100। जो प्रतिशत दिया होता है वो विलय का भार हो जाता है। प्रतिशत दिया है किसका? शर्करा का। तो शर्करा कितना हो गया? 5 ग्राम। बाकी बचा हुआ क्या होगा? 95 ग्राम जल होगा। मान लीजिए न्यूमेरिकल में बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे 10 आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10, तब ये 90। अगर ये 20 आ जाए तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 80। ये क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है कि प्रतिशत पे दे दिया तो अब हम विलय कैसे निकालें, विलायक कैसे पता करें। ये और आसान हो जाते हैं। प्रतिशत जो दिया हुआ है उसे ग्राम मान लो विलय का, और बाकी 100 में से इसको माइनस करके जितना भी बचा हुआ है 80 ग्राम, तो चलिए 20% का ही कर लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका है डेल्टा TF कैसे निकालोगे आप। KF आपको दे दिया 1.86, WB की जगह बच्चे 20 लिखोगे। शर्करा जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, इसका भार निकालोगे 342 आएगा फॉर्मूले से, तो 342 लिखा आपने। WA पता ही है, जल कितना है? WA का मतलब विलायक का भार, तो वो कितना है? 80 ग्राम, और ग्राम में है तो ऊपर 1000। इस पूरे को बच्चे आप सॉल्व कर लो, आपका डेल्टा TF आ जाएगा। तो प्रतिशत का क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। बाकी प्रतिशत अगर नहीं है तो सब कुछ आपको दिया ही होगा कि विलय कितना लिया हमने, विलायक कितना लिया। आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे पास विलयन चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।